कि मैं जब थी, जिस गड्ढे में थी, जिस जगह पर थी, हुँ, मेरे लिए दुनिया जो थी वो दरिंदों की तरह थी मेरे लिए। मुझे ये बताया गया था कि हर गैर अहमदी, जो नॉन अहमदी है, वो तुम्हारे लिए दुश्मन है। देखें, जमाते अहमदिया के अंदर खलीफा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है कि जो आपकी नज़र में या किसी भी अकीदतमंद की नज़र में खुदा का है। जब पाकिस्तान में एक कोई अहमदी मारा जाता है, एक, उसका शोर उठता है कि वो विक्टिम हुआ, अब्यूज हुआ। ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत उनको एज अ विक्टिम के तौर पे उनकी प्रोसिक्यूशन में आता है। मुझे तो बथेरी कहा गया। मैं तो पाकिस्तान गई थी, तो मेरे जो करीबी, जो वो बच्चे जिनके मैंने डायपर बदले हैं, या उनको मैंने, उन्होंने मुझे मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप दोबारा मुड़ के ना आना, मर मार देंगे आप। पहले जो आपका सवाल है कि ये सफर कैसा रहा, तो ये ऐसा ही है कि हर सोच जो रखने वाला इंसान है वो इसको इसी नज़र से देखेगा कि ये हम ऑन करते हैं, ये जो हमारी जर्नी होती है, हर इंसान की है, अपनी जर्नी है, बशर्तिया कि उसके अंदर ये सोच का कीड़ा पाया जाता हो, ये जिंदा रह गया हो, किसी तरह जो बच जाए अकीदत के हाथों। मेरे साथ भी शायद यही जुल्म हुआ कि जहाँ पे पूरे भेड़ बकरियां थी पूरे समाज में, वहाँ जो एक रेवड़ की मानित समाज था, जहाँ पे चूंचना करने की इजाजत नहीं थी, सरों के ऊपर जो थे अकीदत के खोल चढ़ा दिए गए थे, गले में हमारे तोक थे खिलाफत के, बेड़ियां थी पाँव के अंदर जिनको नज़ाम जमात की। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो किलबलाता हुआ जो कीड़ा मेरे अंदर रहा, जो बारहा जो है मुझे सोचने पे मजबूर करता था, बहुत से छोटे-छोटे सवाल उठाता था, और कहीं न कहीं जो है वो मुझे पिंच करता रहता था हर लम्हे। उसमें एक बहुत सी, एक छोटी-सी, एक इब्तदाई सी मिसाल आपको देती हूँ कि मुझे याद है हमारे घर में बच्चे थे, हम इकट्ठे जॉइंट फैमिली सिस्टम था रब्वा में, इकट्ठे रहते थे सारे मेरे कज़न्स वगैरह एक ही घर में। तो उनमें फैमिली के बच्चे जब इकट्ठे होते थे तो समर टाइम में ख़ास तौर पे बड़ा गर्म माहौल होता है रब्बा का, पंजाब का पहाड़ी इलाका था। तो हमारे घर में रवाज था कि जिस तरह वहाँ हर घर का यही रवाज था कि बच्चों को बिठा के जब थोड़ी सी गैदरिंग होती है, वहाँ मजहबी माहौल, मजहब की वही हिस्ट्री और तारीख बार बार रिपीट करवाई जाती है उन्हीं चीजों को। तो मेरी ये आदत थी कि मैं बार-बार जो है सवाल करती थी बुजुर्गों से, और बुजुर्गों के पास जवाब नहीं होता था तो वो आपको पता है कैसे चुप करवाते हैं। तो वो मेरे दादा जान जो है ना, वो मुझे अक्सर मरहूम वो कहते थे, मुझे जब भी मुझे दूर से आता देखते थे ना, तो उनका एक मिर्ज़ा गुलाम अहमद का शेर है दुर्र समीन में उनकी किताब में, कि ए कादिरो तवाना आफ़ात से बचाना, हम तेरे दर पे आए, हमने है तुझको माना। तो वो मेरे दादा जान आफ़ात की जगह अफ़ाफ़ लगा देते थे। वो दूर वो दूर से मुझे देख के, या कादिर तवाना अफाफ से बचाना। तो उनको ये उस उम्र में भी उनको कहीं ना कहीं मेरी हरकतों से नजर आता था कि इससे हुँ, बचाना। तो वो मैं उनको पलट के कहती थी कि अब्बा जान, उनको कहते थे अब्बा जान अफाफ से बचाना नहीं, अफाफ को बचाना लगाए। और वो ऐसा, वो फिक्रा उनकी, वो जो कम्युनिकेशन थी हम दोनों की आपस में, वो के मजाक में जरा बचपन का था, लेकिन मुझे आज तक वो याद आती है उनकी, कि हुँ। मेरा उनका फौरन बरमला कहती थी अफाफ को बचाना। और वही बात हुई कि मुझे बचा लिया। नकाब उनको सिखाया जाता बाहर जाने के लिए नहीं, ये उनका ट्रेडिशन है, उनको अंदर भी यही दे होता है उनका। क्योंकि ये बुरका जो है ना उनका, इनका बड़ा घिनौना किस्म का बुरका है। सॉरी टू से कि ये इन लोगों का, इन्होंने जो अपना एक पर्दा का कॉन्सेप्ट बनाया है ना, ये इंतहाई खौफनाक है। और ये इसमें सिर्फ पर्दा ही नहीं, अब इसकी डेफिनेशन ये है कि जो लड़की बाहर भी जाके पढ़ने जाएगी उसने पूरा फुल बुरके में जाना है। ये उनको अपनी पहचान कहते हैं। ये बिल्कुल उस तरह, जिस तरह सिखिज्म में आपने 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरा सिखिज्म खड़ा है, कि जो 5 उनको कहते हैं कि कंघा, कच्छा, कड़पान और ये मत कड़ा, ठीक है? ये केस, ये 5 है ना उनके। इसी तरह इनका भी जो है ना, इनके भी जो पगड़ी जो मिर्ज़ा साहब की है, या आपने समझ लें बुर्का औरतों का है, तो मर्दों का जो पहनावा है, ये तमाम चीज़ें ये इनका साइन है, इन्होंने अपने सिंबल बना लिए हैं। जश्न तशक्कुर का टाइम था, मेरा एक तो जो मिर्ज़ा ताहिर अहमद का जब दौर था, चौथे खलीफा का, उन्होंने उस टाइम पे बाकायदा बैजेस जो हैं, जमात ने बहुत बड़ी तादाद में कलमे के बैज और तमाम वो चीज़ें जो इस्लामी इस्लाहात होती हैं, जो कानून में मना है। देखें, कानून सही है या गलत है वो एक अलग बहस है। अगला मरहला ये है कि वो कानून इस वक्त मौजूद है,
ठीक है, राइट है या रॉन्ग है वो एक अलग बहस है, अलग कर दें, इस वक्त मौजूद है। अब क्या करना है, आपके हाथ में छुरी पकड़ी हुई है, बंदरों के हाथ में उस तरह है, क्या आप करेंगे? क्या आप अपनी गर्दन जाके उनके आगे कर देंगे? क्या बार बार उनको देंगे कि आके उस तरह खुद भी मारो, कभी भी मारो? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपने अपना बचाव कैसे करना है, ना कि अपनी गर्दनें आगे पेश करनी है। अब इनका तरीका क्या था, इन्होंने जमात ने अपने खर्चे पे लाखों की तादाद में बैज के बड़े बड़े बंडल थे, स्टिकर्स थे, लोगों को प्रोवाइड किए कि अपने ऊपर लगाएं, लगा के घूमें। और उस दौरान बेशुमार नौजवान लोग जो हैं वो जो अरेस्ट हुए। उसके बाद क्या हुआ, उनको असीराने राहे मौला का खिताब दिया गया। असीराने राहे मौला क्या है? जो राहे मौला की राह में असीर हुए। क्यों? आपने कानून के साथ मुठभेड़ की, उनको हम्म। दरस दिया, उनको प्रोवाइड किया, अपना चंदे जितने कलेक्ट करते हैं वहां उन पे लगाए और उनको कहा जाके गर्दनें आगे करो। देखिए ये जो तरीकाकार है ये गलत है कानून के साथ। अगर आप किसी कानून की को गलत समझते हैं, जो कि हम सब समझते हैं, आपको उसके लिए बाकायदा कानून साजी, आपको उस मैदान में जाना चाहिए और जाके उसको अंडू करना चाहिए, उसके खत्म होने के लिए काम करना चाहिए, लोगों में बैठना चाहिए, गलत फहमियां दूर करनी चाहिए, ना कि अपनी गर्दनें पेश करना। ठीक है ये। और फिर मिर्जा ताहिर अहमद साहब ने उसी टाइम पे एक दुआ इंट्रोड्यूस करवाई थी, बाकायदा उनका खुतबा है, उसमें उस दुआ के अल्फाज ये थे जिसके स्टिकर हर घर में दिए गए थे और हर बच्चे बच्चे को कहा गया था कि दिन में 1000 दफा इसको रिपीट करे जितना हो सके। क्या थी दुआ? उसके अल्फाज ये थे कि ए अल्लाह, इनको पीस कर रख दे, पारा पारा कर दे, इनकी राख उड़ा दे। किनको? जो हमारे मुखालिफिन है। हम्म। ठीक है, मुखालिफिन कौन है? आप सब। तो एक ठीक है। बात बताएं अफाफ, सॉरी मैं आपको हम्म, बहुत छोटा सा इंटरप्ट करूंगा, कि जिस तरह पाकिस्तान की अक्सरियती सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान अहमदियों को गैर मुस्लिम समझते हैं, तो अहमदी मुसलमान भी क्या बकिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि ये तरकीब हमें दी जाती है, हमारे लिए बाहर जितने हम्म। भी लोग हैं वो हमारे लिए आप समझ लें काफिर है, हम उनसे बात नहीं कर सकते। आपको पता है मिर्जा गुलाम अहमद का एक, जिस तरह उनका एक शेर है कि हैं दरिंदे हर तरफ, मैं आफियत का हिसार हूं, मैं मेरी तरफ आओ। हम्म। वो बकायदा उसका मतलब ही ये है कि आप सिद्क से मेरी तरफ आओ, इसी में खैर है हम्म। दरिंदे हर तरफ, मैं हूँ आफियत का हिसार। कि हम्म। मेरी उन्होंने ये बकायदा रब्वा का जो क्रिएट करने का, रियासत के अंदर एक रियासत बनाने का मकसद ही ये था कि हमें हमारी हुकूमत बनाने की इजाजत दी जाए, हम अपने तौर अपनी एक रियासत बनाएं जिसमें हर चीज हमारे ओन हो। अब निजाम जमात क्या है? पैरेलल एक निजाम है जो कानून से अलग है। आपको ये पता है कि रब्वा के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है, लेकिन वो पुलिस डिपार्टमेंट वर्क नहीं करता। कि रब्वा में कोर्ट भी है, पुलिस भी है, लेकिन उनको रब्वा के अंदरूनी इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी करने का कोई भी इख्तियार नहीं दिया जाता, बल्कि उल्टा उनको महाना भत्ता दिया जाता है कि खामोशी से बाहर बैठ के आप बस वॉच करें। ठीक है, हम्म। कोई भी इंटरनल मामलात तो होते हैं इसका किसी तरह मतलब तो ये हुआ अफाफ, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब कानून के खिलाफ जाते हुए, ठीक है वो एक फजूल और अहमकाना स्टूपिड कानून है, लेकिन उसके खिलाफ जाते हुए जब अहमदी मुसलमान नौजवानों को बकायदा मरने के लिए छोड़ दिया गया पाकिस्तान के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि जमात अहमदिया के कर्ता धर्ताओं ने उनके खून को पूरी दुनिया में अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल हम्म। यही मैं आपको शुरू से ही कहती हूँ, हर इंसान को जो कहते हैं यहाँ पे कि मजलूम मजलूम नहीं, मैं मजलूम, आम अहमदी मजलूम है, इसमें कोई हम्म। शक नहीं, लेकिन वो डबल मजलूम है। आप अपना हम्म। विजन यहाँ दुरुस्त कीजिए। आप उसको सिर्फ मजलूम कहते हैं, मैं उसको डबल मजलूम कहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बाहर से उनके हाथों हैं जो उनको मार रहे हैं काफिर कह के, अंदर से उनको हाथों हैं जो उनको कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है जिन्होंने, वो दोनों तरफ से पीस रहे हैं और दोनों तरफ हाथी जो है वो उनको रौंद रहे हैं। अब हम्म। आप ये देख लें, सिंपल मिसाल इसकी, कि रब्वा में कहा जाता है कि अहमदी जो है जो मजलूम है, ठीक है, अहमदी आप रब्वा से बाहर देखिए, उनकी प्रॉपर्टी महफूज नहीं है, जाने महफूज नहीं है, उनकी राइट्स महफूज नहीं है, बिल्कुल ठीक है।
इसी तरह मेरा सवाल यहाँ पे ये है, जितने शऊर रखने वाले हैं, आपको पता है कि सिंध के आधे से ज्यादा जो गांव है वो जमात अहमदिया की मलकियत है। आपको पता है पंजाब के गांव जो है जमात अहमदिया की मलकियत है, बेशुमार गांव, पूरे के पूरे गांव। मैं जमीनों की बात नहीं कर रही, बलोचिस्तान में अभी पिछले दिनों गए थे जमीन लेने के लिए, वहां से उनके ऊपर केस हुआ है। आपको पता है ये तमाम कहाँ से उनकी प्रॉपर्टियां महफूज कैसे हैं? इस वक्त मिर्जा मसरूर साहब की कोई 16-17 के करीब ऑफशोर कंपनियां हैं। उनकी जमाते अहमदिया के जितने भी मिर्जा खानदान के फर्द हैं, बच्चे से लेकर जो 18 साल से ऊपर है, हर किसी के पास ऑफशोर कंपनी है। कैसे? हम्म। आप बात करते हैं सियासतदानों की, लोग शोर मचाते हैं, बाकी लोगों का ठीक है, मानती हूँ, लेकिन यहाँ तो अकलियत है ना भाई। अगर हम्म। आपके पास ऑफशोर कंपनियां हैं, उनका कैसे हो जाती हैं? आपकी जायदादें इनकी वहां कैसे महफूज हैं? अगर आम हम्म। पब्लिक की नहीं है, आम अहमदी की नहीं है, इनकी जाने कैसे महफूज हैं? आप देखिए मिर्जा मसरूर अहमद कौन है। मिर्जा मसरूर अहमद, हम लोग जो समझते हैं ना कि ये सिर्फ खलीफा है जमात के, आप इनको पंजाब की हद तक देखें तो वो जमात अहमदिया के खलीफा है। आप इनको सिंध की हद में ले जाएं तो ये वडेरे हैं। हम्म। इसलिए है जवाब इनका। क्योंकि आप इनको देखें कि इनके जो मिर्जा मसरूर के, इवन के इनकी जमात अहमदिया के जितने मिर्जा खानदान के कई जो लोग हैं, इनकी अब मिर्जा मसरूर की बेटी ही एक ही बेटी है। उनका दामाद कौन है? दामाद जो है उनका ये फाते डारी, डारी खानदान सिंध का इतना मशहूर, उनके कितने गांव हैं। हम्म। आप ये कहना चाह रही हैं फाफ की जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जिसने अहमदी कार्ड प्ले किया, जिसने अहमदी मुसलमानों को गैर मुस्लिम करार दिया, वो कहीं ना कहीं जो है मिर्जा खानदान के वेस्टर्न इंटरेस्ट जो पाकिस्तान में है उनको प्रोटेक्ट करता है? बिल्कुल, क्यों? 100%। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आपने क्या समझा है कि आप किसी भी मिर्जा खानदान इस वक्त आप जो समझते हैं कौन है, मिर्जा खानदान इस वक्त जमाते अहमदिया को ऑन करता है। मिर्जा खानदान हम्म। उनके बाप की जागीर है। अब ये बाकी हम अलग समझते फिर हैं, जो आपने कहा था कल्ट है, कल्ट तो का मतलब ही ये बनता है ना कि मजहब होता है वो चीज जो आपके पास एक लाहे अमल है, आप उसके बाद आजाद हैं, आप इसको फॉलो करें, ये कितना फॉलो करें, क्या करें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके पास लाहे अमल है, इसको मजहब कहते हैं। लेकिन कल्ट क्या है? कल्ट का और मजहब का डिफरेंस यही पे आ जाता है कि हम्म। कल्ट आपको जबरदस्ती उन चीजों को फॉलो करवाता है, कंट्रोल करके, हम्म। जो आपको, आपके पास कोई चॉइस नहीं छोड़ता। ठीक है। आप आपको आपको अहमदी मुसलमानों में और इस्माइली मुसलमानों में, जो कि आगा खान को की पूजा करते हैं, एक तरह से उनको भी मौला अली का डिसेंडेंट मांगते हैं, उनको चंदे देते हैं, उसमें कोई सिमिलैरिटी नजर आती है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इनमें भी और भाई भाई में भी बहुत है। इन हम्म। बल्कि मसीहियत को भी देख लें, क्योंकि ये सारे चरबा है ना एक दूसरे का। हम्म। आप इनको मसीहियत को निकाल लें, मसीहियत का जो कॉन्सेप्ट है पॉप चुनने का, या ये तमाम वही इनके खलीफा चुनने का है। पूरा जो पूरा प्रोसेस है आप देख लें, एग्जैक्ट हूबहू वही है। यानी अब एक आम अहमदी मुसलमान जो है वो खलीफा के ओहदे पर फायज नहीं हो सकता? नो, नो, बिल्कुल भी नहीं। ओनली अच्छा, मिर्जा, अगर 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 मिर्जा अगर खानदान का अगर स्पर्म होना जरूरी अगर है। मिर्जा खानदान का जो स्पर्म है, हालांकि ये उस नबी को भी अपना नबी कहते हैं जिसमें किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर फौकियत हासिल नहीं थी, तो उसमें अगर लड़का पैदा ना हो, लड़की पैदा हो जाए फिर? ये मुमकिन नहीं है ना। ओह। हाँ, ये मुमकिन नहीं है। वैसे अफाफ, आपने इतने छोटे से दो अल्फाज में ना, आपने एक पूरा स्कैंडल जो है ना खड़ा कर दिया। ये अच्छा, मुझे मुमकिन मुझे नहीं मुझे है। हाँ, मुझे ये बताइएगा कि एक आम पाकिस्तानी मुसलमान के जहन में एक बड़ी, वो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी कादियानियों को इसराइल और अमेरिका सपोर्ट करते हैं, ये बरतानवियों की साजिश थी, अगर आप इनकी लड़कियों से शादी कर लेंगे तो ये आपको यूरोप में सेटल कर देंगे। ठीक है, मुझे 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 ये बताइएगा कि 1835 के अंदर कादियान में पैदा होने वाला एक शख्स जो एक क्लर्क की जॉब कर रहा था, वो 1889 में, यानी 44 साल की उम्र में, वो कौन सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था जिसकी बुनियाद पर उसने जमाते अहमदिया की बुनियाद रखी? और क्या वाकई मिर्जा जो गुलाम अहमद थे वो अपने आप को नबी के ओहदे पर फायज समझते थे, और वो समझते थे कि पैगंबर इस्लाम के ऊपर सिलसिला नबूवत खत्म नहीं हुआ है?
असल में ना मिर्जा गुलाम अहमद एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी थे। ठीक है। कंफ्यूज्ड ही नहीं बल्कि आपको पता ही इस तरह के सारे जो केस होते हैं नफ्सियात में, तो उनके पास, हमारे पास उनके तमाम जवाब मौजूद हैं, लेकिन हम कहते नहीं हैं क्योंकि बहुत सी अकीदत जो है उसमें उनको जज्बात, उनके अंधे जज्बात उबलने लगते हैं। लेकिन आप उनकी तहरीर पढ़ें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की, मैंने तो तमाम कुतुब उनकी पढ़ी हुई हैं, तमाम पढ़ी हैं उनके इश्तिहार। उनमें बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको आपको बड़ा क्लियर विज़न दे देंगी उस चीज़ का, अगर आप अकल रखते हैं कि वो क्या चक्कर चल रहा है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद उस दौर का अगर आप देखें ना, इन चीज़ों को जो आप जो अंग्रेज़ों का पौधा जो कहते हैं, इसको आप समझने के लिए आपको उस दौर में समझना पड़ेगा। उस दौर में उन्होंने चापलूसियाँ की अंग्रेजों हम्म। की, हकीकत यही है। वो दौर ही ये था, ठीक है, दरबारी दौर था। अब इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद ने भी आप अगर देखें, तमाम फिरके एक तरफ हैं। पहले ये शुरू में जो है हयाते मसीह के कायल थे उनके, ठीक है। एकदम इनको क्या हुआ कि वफाते मसीह के कायल हो गए, कैसे? क्योंकि जब हयाते मसीह का आपने एक बड़ी उम्र तक आप उसके कायल रहे, और उसके बाद आपको एकदम से हुआ कि भाई हयाते मसीह में तो कुछ नहीं रखा, सारे वही राग बीन बजा रहे हैं, कोई नई बीन बजाओ। तो इन्होंने जब उस आप पहली किताब इनकी निकाल के देखें जो इन्होंने पहली छापी है, उसके अंदर उन्होंने साफ लिखा हुआ है इस किताब में कि ये इस किताब को पब्लिश करने के लिए मैं 3 दफा जो है लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ चंदे की। उन्होंने 3 दफा दिया, हर दफा चंदा जो है मैं घर के कामों में यूज हो गया, मैं नहीं पब्लिश कर सका। अब लोग भी नहीं दे रहे मुझे, अब मुझे पब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो हुआ है, अब देखें एक इंसान किताब छापने के लिए 3 दफा चंदा ले रहा है, उसी के बच्चे उठ के ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं, इतनी इतनी हो जाते हैं, तीसरी नस्ल में आके। कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग था इनके हाथ आया? ये था कि दावा खत्म नबूवत। पहले इन्होंने दावा किया था मुजद्ददियत का, पहला ठीक इनका है। दावा था मुजद्ददियत का कि मैं मुजद्दद हूँ, जो कि किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि पहले भी इतने मुजद्दद आए हैं, एक और आ गया क्या उखाड़ लेगा हमारा, हमने हम्म। पहलों को कौन सा बड़ा बख्शा है कुछ। तो वो खामोश थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दूसरा दावा फिर इनके मुरीदों ने भी कहा कि उसमें तो इतना कोई हिलजुल ही नहीं हुई, कोई और। तो इन्होंने फिर दूसरा दावा किया है नबूवत का, उसको नाम क्या दिया, जिल्ली नबूवत। जिल कहते हैं साये को, नबूवत का साया मतलब क्या है, मैं पिछली नबूवत के साये के तौर पे आया हूँ, कोई नई शरीयत नहीं है, नई चीज नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ मैं नबी हूँ, जिल्ली हम्म। नबी हूँ। अब बात ये है, सवाल ये है, कोई शरीयत नई नहीं है, कोई चीज नई नहीं है, तो फिर अकीदा क्यों है नया? हम्म। अकीदा तो नया है ना, फिरका तो नया हम्म। है ना, किस चक्कर में? क्या जरूरत थी कि एक जिल आने की, नए साये को आने की? क्या वही काम जो है बाकी नहीं कर रहे थे, तो आप भी कर लेते। लेकिन हम्म। जब इन्होंने जिल्ली नबूवत का दावा किया है, इस पे हिलजुल हुई है, शोर हुआ है, ये तमाम जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं जो इनके ऊपर जो पड़ी। फिर सिर्फ इनका यही दावा नहीं है, इनके दावों की पूरी सीढ़ी है भाई। हम्म। ये सियासी गेम है और ये सियासत ही थी। अब देखें जब मिर्जा गुलाम अहमद के साफ अपने जो अकीदतमंदों के लिए वो अहकामात हैं कि सियासत में हिस्सा ना लो, और अपना मुल्क ये छोड़ के मत जाओ कादियान कभी, ये वो। लेकिन हुआ क्या कि इनके बेटे जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद है, हम्म। जो पाक कायदे आजम के साथ थे, जिन्होंने हमायत की सबसे पहले कादिया, ये थे दूसरे खलीफा, और ये थे सियासी किस्म की शख्सियत, बहुत सियासतदान, ठीक है। अब इन्होंने मकसद क्या था, क्योंकि इनको चाहिए थी पोजीशन, इनको चाहिए था। अब यहाँ पे तो अंग्रेज छोड़ के जा रहे हैं, अब हिंदुओं की जगह जागीर हो गई ना, हिंदू अक्सरियत का मुल्क है, क्या हमें मतलब मिलना है यहाँ पे? इन्होंने सोचा ये 1.5 इंच की जो अपनी मस्जिद बनाए और फौरन जाके हम ताकत लें वहां पे जाके। अब इस हम्म। चक्कर में ये कायदे आजम के साथ शामिल हुए थे, और इन्होंने दो कौमी नजरिए की सबसे ज्यादा हमायत करते हुए इधर आए थे। अब जब ये यहाँ आए हैं, अब देखें इनको मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद जो है, पहले कश्मीर कमेटी के सदर रहे हैं, आपको ये पता है? कश्मीर कमेटी के सदर कौन थे? अब हम्म। मेरे अपने नाना फुरकान फोर्स में थे। फुरकान फोर्स क्या थी, जिन्होंने कोई जहाद, मतलब जहाद आके महाज पे लड़े थे, कश्मीर के महाज पे, ठीक है। ये तमाम उस वक्त बड़े फौज के, इवन के इन्होंने बटालियन अपनी बनाई हुई थी, अलग से फौज इनके अंदर, इनके पास असलहा था, हर चीज इनको प्रोवाइड की गई थी, लेकिन ताकत भी थी, इनके ओहदे भी थे, इनकी फौज इनकी अपनी इंटरनल थी। इनको अंदर अपनी हुकूमत बनाने की इजाजत दी गई, क्यों? क्योंकि इनको कश्मीर कमेटी का सदर बनाने, कश्मीर कमेटी को इनको सदर बनाने का मकसद ही ये था कि इनके पास ऐसी जमात है जो कंट्रोल्ड है,
ये अपना एक हुक्म देते हैं, उसकी हुकूमत जाने देने को तैयार होती है। यानी ये पूरी जमात का कॉन्सेप्ट जो था कल्ट का, यहाँ से उन्हें पता था कि ये इनके पास जो पावर है वो कहीं और नहीं है। देखिए, अगर आप आम फिरके में हैं, आपके ऊपर कोई मौलवी कोई उठ के आपको कहता है, उसमें 10 लोग बीच में शामिल होंगे, 20 लोग इनकार करेंगे, ठीक है। हम्म। लेकिन जहां पे एक खलीफा के तौर पे कोई इंसान हुक्म देता है, वो सारी की सारी जमात जो है गड्ढे में छलांग मार देगी। और उनको पता था कि इनके पास ये ग्रुप है इस तरह का, हम्म। जोशीला, जो कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद इन्हीं का एक शेर है। मैं आपको इनकी आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट बता दूं। उन्होंने कहा है कि अकल का यहाँ पर काम नहीं, वो लाखों भी बेफायदा हैं, मकसूद मेरा पूरा हो, घर मिल जाए मुझे दीवाने दो। कि यहाँ पे हम्म। अकलमंदों की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम जैसे निकल गए ना, कि यहाँ पे दो दीवाने हों वो काम कर सकते हैं जो लाखों अकल मिलके नहीं कर सकते, ठीक है। हम्म। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था। अब इनको यहाँ बना दिया, अब इनके कॉन्सेप्ट लेके जमात आगे चली, अब पूरा मफाद लिया। जमीनें जो वहां कादियान की तरफ जिनको लोगों को कह दिया छोड़ के आओ, उनको अपील ना करो, उनके नाम पे उनके साइन लेके यहाँ से उनकी जमीनें हथियाई। आपको ये भी पता है, बहुत बड़ा स्कैंडल है ये जमात के अंदर। बहुत से अहमदी जो पहले पार्टीशन से पहले इंडिया में थे, हमारे पाकिस्तान, उनको कहा गया कि जिनकी जमीनें हैं उन्होंने इधर आ रहे हैं, तो इन्होंने उन लोगों से साइन लिए कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप अपनी जमीनें क्लेम ना करें, आप साइन करके दे दें, आप जमात के साथ आ रहे हैं, कुर्बानी दें। अब उनके सिग्नेचर ले लिए और उनकी बिहाफ पे उनकी जमीनें खुद ली जमात ने। ये रियल बात बता रही हूँ आपको। ये तमाम काम चले हैं और उसके बाद इन्होंने पूरा अपना एक एजेंडा बनाया, तो लैंड माफिया है पूरा ये सिर्फ जो है। अब इसी तरह इन्होंने अंदर अपने मजबूत करते गए अपने। अब मिर्जा ताहिर अहमद का जो दौर था चौथे खलीफा का, जब भुट्टो ने करार दिया है, हम्म। भुट्टो ने इनको, अब वो दौर क्या था, मिर्जा ताहिर अहमद मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के बेटे थे। वो भी इंतहा दर्जा के सियासी थे और हम्म। सियासतदान थे। भुट्टो के साथ उनके इतने ताल्लुकात गहरे थे कि उनके साथ बिल्कुल राइट हैंड के तौर पे इलेक्शन में काम किया था। और इनको पता था एहरारी जमात को और दूसरे जो खत्म नबूवत कहलाते हैं, इनको पता था कि जब ये बन गए, भुट्टो आ गया अक्सरियत में, तो इन्होंने जो है पावर ले जानी है। अब इनको कैसे नीचा करना है। दो पार्टियां हैं, दोनों सियासी। अब देखें, हम हम्म। मजहबी लेवल पे मत आए, मजहबी लेवल मैं उतार समझ दीजिए। रहा हूँ। अब ये दोनों सियासत की गेम है, पावर की हम्म। गेम है। इनकी गेम थी कि हम जाके इनको पावर लें, वहां से मौलवी पार्टी की अपनी गेम थी कि हम पावर लें। अब दोनों को अपने हरीफ नजर आ रहे थे कि हरीफ कौन है, डायरेक्ट हरीफ ही है। अब हरीफ को कैसे आपने झुकाना है, क्योंकि देखें, आप इस पे मत जाएं कौन मजलूम है कौन जालिम है। हम्म। हमारे इस खित्ता पे, जितना पूरा बरे-सगीर पाको हिंद का खित्ता है, इसका पानी इतना जहरीला है कि आप यहाँ पे किसी भी मजलूम को उठा लें, इसको जरा सी ताकत पकड़ाएं, उसके अंदर से भेड़िया निकलेगा, हम्म। आपको ही गर्दन तो उतार देगा आपकी। ये इनका हम्म। माइंड सेट है ये। इसलिए आप ये मत सोचें, हाँ ठीक है इस वक्त मजलूम है, जो गलत है, बेहैसियत इंसान वो नहीं होना चाहिए, किसी का हम्म। हक नहीं मारना चाहिए, हर किसी की जान महफूज रहनी चाहिए, हम्म। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो बात लॉजिकली प्रूवन है उन पे हम बात नहीं, हमें यहाँ उन बातों को भी जो है गुफ्तगू करने की या उनके ऊपर भी सवाल करने की इजाजत नहीं दी जाती। अक्सर हमारे ही जो फ्री थिंकर्स हैं, जो हमारे ही लिबरल हजरात है ना, वो इस बात को कह के चुप कराते हैं, भी आप मजलूम है, आप किसी मजलूम को कहेंगी वो मजीद उसके ऊपर जुल्म करेंगी। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं तो 1989 में अभी उगी भी नहीं थी। उस वक्त जो खत्म नबूवत ने किया था, ना तो उस वक्त इंटरनेट था, ना उस वक्त सोशल मीडिया था, ना फोन थे, लेकिन उन्होंने सैकड़ों घर जो है जला दिए ना, मेरे हम्म। कहने पे जलाए थे। जब वो उस वक्त कर रहे थे सारे काम, अपनी सियासत जो उनकी थी चल रहे थे, तो भाई हम क्यों ना ये चीजें अपने आप को, एक आम पब्लिक, आम इंसान का दर्द जो है, आम इंसान जिस पोजीशन में खड़ा है, हम क्यों ना बताएं। भाई एक आम अहमदी जो है वो किस तरह डबल विक्टिम है। अगर आप ये नहीं एक्सपोज करेंगे या इसको रियलाइज करेंगे, तो भाई आप भी उतने ही जालिम हैं जितने कि दूसरे कोई। इनकी पीठ में पीछे छुरा घोंपा गया है, हम्म। जिसकी का सबूत ये है कि इन्होंने जो बाद में, जो इनका एक ट्रेंड है कि जब भी ऐसे वाकयात होते हैं कि जो इनको धोखा मिलता है, तो इनकी बड़ी अजीबोगरीब किस्म के इल्हाम ढूंढने की एक बीमारी है कि फौरन अपनी किताबें खंगालते हैं और पुराने इल्हाम निकालते हैं। इसी तरह मिर्जा ताहिर अहमद ने एक खुतबे में बकायदा अपना एक कशफ बताया था, एक और इल्हाम बताए थे कि उसमें मिर्जा साहब के कोई इल्हाम थे कि कुत्ता है वो कुत्ते की मौत मरेगा, मतलब
भुट्टो के बारे में ना, अब बंदा पूछे कि ये इल्हाम अब खलीफा थे, आपने पहले क्यों नहीं पढ़े जब उनके साथ आप बैठे जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मतलब बैठे सारे काम कर रहे थे? जी हाँ, आपको नहीं पता था वो कुत्ता है? आपने ये चीजें बाद में क्यों नहीं पढ़ी, पहले क्यों नहीं जी पढ़ी? हाँ, पहले जी पढ़ते हाँ, तो बच जाते। जी हाँ, तो ये चीजें, इसका मतलब है कि ये अपनी फिर वो खफगी, अपनी जो खिफ़्फ़त छुपानी होती है ना बाद में, क्योंकि आपको एक धोखा मिला है उस चीज़ से जो आप देखें, ये इनका ये तरीक़ा-ए-कार ही ये है। पहली बात तो ये कि आपने कहा है कि इनकी फ़ास्ट ग्रोइंग नहीं है, ये सिर्फ़ एक मिथ है, बनाई गई है, कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है, होला। मैं यहाँ 30 बरस हो गए कनाडा आए मुझे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई यहाँ अहमदी होते नहीं देखा भई, सिवाय उनके कि जिनको लड़कियों ने शादियों के या लड़कों ने शादियाँ करके किया है। जो लव के हुँ, पीछे हुए हैं, प्यार-मोहब्बत की खातिर, इश्क की खातिर जिन्होंने हुँ, उस कुएँ में छलांग लगाई है। हुँ, सिवाय इसके और मैंने कोई नहीं देखा जो अपने तौर हुआ हो। तो भई ये कहाँ से आती हैं ये होले? इसकी वजह ये है कि एक ज़माने तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इनके अंडर चली है। क्योंकि देखिए, ऐस आप ये मत समझें कि ये आम गेम है। आपको बड़ा क्लियर, अब मेरी बात और से इसको सुन लें ताकि आपको सीन क्लियर हो। जब पाकिस्तान में एक कोई अहमदी मारा जाता है, एक, उसका शोर उठता है कि वो विक्टिम हुआ, अब्यूज हुआ, ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत उनको एज अ विक्टिम के तौर पे उनकी प्रोसिक्यूशन में आता है। और एज बीइंग अ ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनका जब शोर उठता है तो उनके मुताबिक ह्यूमन राइट कमीशन उस विक्टिम को ये कंपनसेट करता है कि आप आपके, क्योंकि वो थ्रेट में है, उसकी फैमिली, उनको कंपनसेट किया जाए, उसकी फैमिली को उठा के बाहर किसी मुल्क में आप ले आएं। अब एक फर्द जो गया, उसके फोत होने पर या उसके मारे जाने के बाद उसकी फैमिली के 8 या 10 लोग जो हैं इधर आ जाते हैं, जिनका सबूत ये है कि जब गड़ी शाहू में हुआ था ये बम धमाका, ठीक है, जी उनके हाँ, कोई पता नहीं 8,000 के करीब लोग चार्टर में आए थे इधर, जो 100 बंदा, 99 या 100 के करीब बंदा मारा गया था, और इतने लोग उनके आ गए थे यहाँ चार्टर में, ठीक है, उठा के उनको ले आए थे। एक 100 बंदे के पीछे अगर इतने आ जाते हैं, तो आप सोचें कि किस कहाँ से आए थे वो लोग, खानदान, उनके बहन-भाई, उनके जो करीबी रिश्तेदार उसमें आ जाते हैं। अब देखिए, एक बंदा मारा गया, वो तो मर गया ना, उसने तो वापस नहीं अब आना। अब उसके बदले में अगर आपके 20 लोग आ रहे हैं एक बंदे के बदले यहाँ, आपको जो बंदा वहाँ पता नहीं चंदे देता था कि नहीं, $100 भी, ₹100 भी कि नहीं, वो आपको कितने हज़ारों में बन गए ना, आप कन्वर्ट करें इस चीज़ को। मुझे तो बथेरी कहा गया, मैं तो पाकिस्तान गई थी तो मेरे जो करीबी, जो वो बच्चे जिनके मैंने डायपर बदले हैं या उनको मैंने, उन्होंने मुझे मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप दोबारा मुड़ के ना आना, मर मार देंगे आपको। मतलब ये इस किस्म के मुझे आ, मिले थे थ्रेट, ये बातें उनकी उनकी मिलने से, मुझे हुँ, देखने से। ये कॉमन सेंस यहाँ पे भी मुझे, मतलब जो रिश्तेदार थे, बात एक नहीं, मैं अब इन चीजों पे नहीं जाती, ये हर किसी के साथ होता है। जब भी आप कोई बात ऐसी करते हैं, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमें गो थ्रू होना पड़ता है। लेकिन बात ये है कि जब आपने हकायक का सामना करना है ना, फिर आपको बड़ा सफाक होना पड़ता है। देखें, जमात अहमदिया के अंदर खलीफा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है कि जो आपकी नज़र में या किसी भी अकीदतमंद की नज़र में खुदा का है, खुदा को तो किसी ने नहीं देखा, ठीक है, हुँ, खुदा का तो हेयोला है सिर्फ। हुँ, आपके सर पे जो बैठा है वो खुदा है, आपको जो हुक्म दे रहा है वो खुदा है, आपने उसको नहीं टालना। आप देखें, अगर मैं किसी को कहूँ कि खुदा ने आपको कहता है आपने झूठ नहीं बोलना, आपने जो है अब सिंपल मिसाल ये है कि आप कुरान उठा लें इस्लाम की, ठीक है, इस्लाम कहता है कि भाई तमाम अहले किताब जो है वो आप उनसे शादी कर सकते हैं, तमाम जो है मुसलमान जो है फिरके आपस में आप मिल बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो माते अहमदिया में खलीफा कहता है तुमने खरी गैर अहमदियों से बात नहीं करनी, गैर अहमदियों से जो है उन ताल्लुक नहीं रखना, तुम उनसे शादियां भी नहीं कर सकते। तो देखें भी गैर अहमदी कौन है, आप भी गैर अहमदी हैं, ठीक है, बाकी भी गैर अहमदी हैं, मतलब उनके नजदीक। तो भाई जब आपको कुरान से ज्यादा खलीफा की बात का पास है तो खुदा कौन है, आप हुँ, खुद सोच लें। और वो उसकी जाती जिंदगी में बजाते खुद खुदा है, वो जो चाहे कर सकता है, उससे कोई नहीं पूछ सकता, जो चाहे वो, मतलब आप नहीं सवाल कर सकते उसकी जाती जिंदगी पे, क्योंकि पूरी जब है ही जागीर, आप उसकी जागीर है। उन्होंने घोड़े पालने वाले वो लोग हैं तमाम, उनकी अरबी नस्ल के, आप जाके रब्बा में देखें, रब्बा में अभी इन्होंने नया अस्तबल मिर्जा मसरूर ने लंदन में खोला है, नया अस्तबल, अरबी नस्ल के घोड़े, आपको पता है कीमतें क्या है उनकी? ये हुँ, घोड़े मतलब इन्होंने घोड़े पाले हैं खोतों से चंदे लेके, चंदे देने वाले खोते हैं तो घोड़े पाल रहे हैं। इखलाक
क्या चीज है यार। आप सीधा सोचो, अब इखलाक जो है ना, जो जब आप खुदाई के मुकाम पे होते हैं ना, फिर इखलाक आप खुद अपने तय करते हैं। आप दूसरों को बताते हैं कि उनके क्या पैराए हैं। आप क्या कोई पैराए नहीं हो, आपके अपने लिए कोई हदूद नहीं होती, यही उनकी है। अगर मुझे कोई कहेगा, यानी वहां पे रहते हुए आम अहमदी के तौर पे अगर मैं देखूं, रब्वा में रहते हुए उस दौर में जब मैं थी वहां 30 बरस पहले, हमारे दौर में किसी लड़की को वहां डाइजेस्ट पढ़ते देखते थे, उर्दू डाइजेस्ट, आप यकीन माने, उर्दू डाइजेस्ट पढ़ लेते थे, देखो वो लड़की के किरदार की जो है ना, वो डेफिनेशन वहीं से होती थी। जो लव स्टोरीज और वो कहानियां पढ़ रही है लड़की, वो लड़की भाग जाएगी घर से। जिस लड़की ने अगर कोई बात कर दी, कोई मत आपने जो आपने पढ़ना है कोर्स का, सिवाय मिर्जा खानदान के हदूद अरबे के, आपको बाहर की दुनिया का कोई हदूद अरबा पता ही नहीं था। आपकी पूरी कुल कायनात सिर्फ रब्वा है, ठीक है, उसी हदूद अरबे में रह रहे हैं। आप बाहर का सोचते थे तो आपकी यहीं से तय हो जाता था। जहां पे मूवीज तक देखनी हराम थी, रब्वा में एक दुकान थी हमारे दौर में, जो वीडियो, जहां पे उस दौरान वीसीआर या टीवी मिल देते थे रेंट पे ये मूवीज, और उसके ऊपर अमूर आमा जो नजारत है उसका पहरा होता था। कौन कहाँ कब कितने बजे मूवी लेके गया, जबकि कोई भी, जो मिर्जा खानदान में कोई भी मूवी आती थी सबसे पहले वो देखते थे, ठीक है। अब देखे उनके घर फ्री है। अब शाम के वक्त अंटीनों के मुंह घूम जाते थे, आप देखें लोगों के, क्योंकि आपके अंटीनों से उन्हें पता लग जाता था कि किस तरफ रुख है और क्या कैच कर रहा है वो अंटीना। हम्म। इतनी सख्ती जहां पे हो। दाढ़ियां टोपियों पे तो मेरे वालिद साहब बताते हैं कि बड़ी बड़ी अमूरे अम्मा ने उल्टे लटका के छतरोल की हुई है उन लोगों की, हम्म। उस दौर में जिनकी दाढ़ियां नहीं उनकी होती थी या टोपियां सरों पे नहीं होती थी। तो इतनी सख्तियां जहां हो, वहीं पे हम्म। उनके मिर्जा साहब के, मिर्जा नासिर जो तीसरे खलीफा थे, मिर्जा नासिर, उनके बेटे हैं मिर्जा लुकमान, जो निदा और निदा के जो वालिद साहब हैं, निदा पता है ना, निदा अल नसर के वालिद जो है मिर्जा, वो मिर्जा नासिर के बेटे थे। उनका बकायदा अखबार का ये खबर बता रही हूँ आपको, उस दौर में अखबार में आया था उस दौर में कि मिर्जा नासिर अहमद के पास एक गाड़ी होती थी, उनके एक मुरीद ने दी थी, जर्मनी से भेजी थी, मर्सिडीज ब्लैक कलर की। वो मशहूर था खलीफा की गाड़ी, रब्बा में एक ही मर्सिडीज थी ना जिस पे जाते थे। तो वो गाड़ी हीरा मंडी लाहौर में पाई गई अक्सर ना। तो वो हम्म। हेरारी जो थे वो तो जमात की, आपको पता है वो टो में रहते थे हर वक्त के, क्या जाते हैं। उन्होंने तस्वीरें खींच के अखबार में दे दिया, अभी इनका खलीफा हीरा मंडी का मोतक़िद है, वहां आता है। वो जमात एकदम घबरा गई उस दौर में, ये क्या आ गया, मतलब तस्वीरें देख के। जब तफ्तीश हुई तो पता लगा कि खलीफा साहब नहीं, खलीफा के बेटे जाते हैं, क्योंकि ये लाहौर में पढ़ते थे, अपने अब्बा की गाड़ी लेके गए तो वहां हीरा मंडी। अब देखें, जहां भी उनके अपने घरों में आप हीरा मंडी पे जा रहे हैं, वहां मूवियां भी चल रही हैं। उनकी मिर्जा खानदान की बेशतर, मिर्जा ताहिर की बेटी सूबा, मिर्जा लुकमान की बेटी, मिर्जा अनस की बेटी, ये मेरी क्लास फेलो रही हैं, रब्बा में पढ़ी हैं साथ। हर जो पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर हो, पाकिस्तान का कोई एक्ट्रेस हो, पाकिस्तान के कोई गेम हो, वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलते थे, उनके घरों में आके ठहरते थे, हम्म। उनको शहाना तौर पे प्रोटोकॉल मिलते थे। आपके घरों में फुल जो है माहौल अय्याशी वाला है। आप रब्वा से बाहर जाती हैं, आपके पर्दे उतर जाते हैं, आपको फुल, आपके घरों के अंदर भी आपका रहन सहन जो है ऐसा है जिस तरह हम्म। आपको लगे कि आप जिस चकले में रह रहे हैं, हम्म। ठीक है। लेकिन आपको बाहर की दुनिया के लिए आपने इतना लिबादा ओढ़ा हुआ है नमाज मुत्तकी परहेजगारी का, कि आप इतना डबल एक झोल है मतलब हम्म। वहां की जिंदगी में, कि आपको एक, आप अगर जानते हैं, क्योंकि मैं वहां पे रही, उन लोगों के साथ दोस्तियां थी, देखा उनको करीब, जब मैं देखती थी डबल स्टैंडर्ड के, मेरे लिए तो इतनी सख्ती है, और वहां तो जिंदगी अय्याशी है भाई, ये हम्म। क्या है। तो यहाँ से आपका खुद ही आपको हो जाए, नफरत होने लगती थी। देखिए, मैं सबसे पहले ये सफर मैं अपने से तय किया, मैंने किसी को नहीं कहा, कभी नहीं हम्म। कहा मैंने किसी को। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो जाके तबलीग करूं या जाके कहूं कि ये करो वो करो। जो करना है, अगर मुझे कोई रास्ता अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, ये मेरा नजरिया है, तो मुझे उस पर अमल करना है। पहले खुद देखना है कि एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं राइट हूं तो खुद ही मैं कायल हो जाऊंगी अपनी दलील की। मैंने ये करके देखा है कि मैं जब थी, जिस गढ़े में थी, जिस जगह पर थी, मेरे लिए दुनिया जो थी वो दरिंदों की तरह थी मेरे लिए। मुझे ये बताया गया था कि हर गैर अहमदी, जो नॉन अहमदी है, वो तुम्हारे लिए दुश्मन है, वो काफिर है, वो तुम ही मत जो हो। तब से एक वो सर के ऊपर नरगसियत का हेओला था। फिर मैं एक बीइंग अ वुमेन, आप ये भी सोचे कि डबल, एक होता ना एक अहमदी होना, उसके बाद एक औरत होना, एक अलग स्टेप था।
लेकिन मैं उन चीज़ों पे ओवरकम आई, मैं मुझे वो चीज़ें नहीं रास थी, बाहर आई जिस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैं रॉन्ग हूँ, मैंने उसको एडमिट किया और अपना जो है मैंने उन चीज़ों को अनडू करना, ये कल्ट है भई। आप हम्म। मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ ना हो। यहाँ पे जितनी शिद्दत से इनकी मज़ाहमत होती है, आम लोग समझ ही नहीं सकते। आप लोग क्या समझते हैं? मैं आपको अक्सर ये बात ओपनली कहती हूँ कि आप लोग ये समझते हैं ना कि तालिबान जो हैं वो खौफनाक हैं। नहीं, तालिबान क्या है? मेरी नज़र में वो खौफनाक नहीं है। उनके भई आपको गन मारेंगे, आपकी जान उसी टाइम ले लेंगे। आप खत्म हुए, दुनिया खत्म। लेकिन ये जो जिंदगी जीना, तिल तिल मरना, नफसियाती कत्ल करना, ये ज्यादा सफाक है, ज्यादा खौफनाक है। और वो मैंने अपना गुजरी हूँ उस टाइम से, मैंने देखा हम्म। है, तिल तिल मर के देखा है, उस टाइम से गुजरी हूँ, फेस की हैं चीजें। और मैं इस चीज को बार बार कहती हूँ, ये तिल तिल मारना किसी को, ये ज्यादा सफाक है और ये नफसियाती कत्ल होता है यहाँ पे। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोग देखे हैं जिनका सोशल बाइकआउट हुआ जरा जरा सी बात पे, मामूली चीजों पे, और उनके ब्रेन हेमरेज हुए, हार्ट अटैक हुए, उनकी मेमोरी लॉस हुए। कानून जो होता है ना, ये चलता है सबूतों के बिहाफ पे। और यहाँ पे जो लोग ऐसे कनिंग किस्म के होते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने कैसे, जिस तरह अब निदा का वाक्य है आपके सामने है ना, निदा का आपके सामने ऑडियो आपके सामने आई ना, उसमें क्या गुफ्तगू थी, सबको पता है ना, प्रूफ है। लेकिन हम्म। क्या हुआ भाई, उन्होंने के पास इतना पैसा है, उन्होंने अपने ऐसे वकील लिए हैं जिनके लिए उन्होंने उस लड़की जो कह रही है उसके लिए वो बचपन की इवन के हिस्टोरिकल रेप था, वो सब कह रहे थे उस पे जो हुआ। लेकिन क्या हुआ? वकील, आपके पास पैसा है भाई, पैसे के सामने हम्म। क्या दलील है? यहाँ भी कानून, आप ये मत समझें कि कानून, आप जितनी बड़ी आपके पास पैसा होगा या जितनी आपके पास ताकत होगी, पैसा डिफाइन करता है। आप हम्म। ओजे सिम्पसन की मिसाल देख लें, यहाँ का ओजे सिम्पसन का वाकया वो निकाल लें, ट्रायल पहले, ठीक है, उसको हर किसी को पता था, हर कोई ओपनली कहता था उसने अपनी बीवी को मारा है, ठीक है। आपने किसी नॉन अहमदी से शादी तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, आपने बात भी नहीं करनी। और जो कुछ शादियां हुई थी ना किसी की, तो उनसे बकायदा तलाकें करवाई गई थी। हमारे, मैं एक फैमिली को जानती हूँ जिनकी बेटी की शादी हुई उनके फर्स्ट कजन से, और वो नॉन अहमदी थे। जब शादी हुई तो उन्होंने बड़ी कोशिश की उनको अहमदी करने की, नहीं हुई, तो बच्चों के बावजूद जो थी लड़की ने डिवोर्स ले ली। और मिर्जा ताहिर अहमद ने उस लड़की को मुजाहिदा का लकब करार दिया, जो अपने शोहर और बच्चे छोड़ आई, क्योंकि अकीदे के पीछे। तो ये उस जमाने की बात बता रही हूँ कि ये कंसेप्ट था। फिर ये टाइम आया कि जब इन्होंने देखा कि अब तो जी हमारी ना बैतें हो रही हैं, ना कोई अहमदी होता है, आ जाके वही लोग हैं बेचारे नौजवान जो इश्क में ही खींच खींच के लेके आ रहे हैं अपने। तो ये तो बड़ी पावरफुल गेम है भाई इश्क की जो है, तो इसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, हम काम आती तो लेफ्ट ट्रायंगल कर लो। तो हम्म। इन्होंने फिर उसका इस्तेमाल शुरू किया करना कि ये सही तो है, लेकिन अब इसको कैसे अपने दायरे में लेके आना है। अब इसका तरीका क्या रखा है, अब जो रिसेंटली, पहले तो शुरू में नहीं, आप बैत करवाएं, उनकी बैत करवानी जरूरी है। अब इन्होंने ये तरीका निकाला है कि आप शादी करना चाहते हैं, पहले तो लड़के कर सकते थे, लड़के जाके कर लें, लड़कियां नहीं कर सकती। अब लड़कियां भी कई जो है बेचारी अनमैरिड बैठी हैं इन चक्करों में। अब इन्होंने तीसरा ये निकाला है, स्टेप अगला, कि आप शादी करना चाहती हैं, या लड़के हों या लड़की हों, आप करें 2 साल के चंदे और बैत फार्म पे साइन। ये जो बैट फार्म पे साइन, आप बैट फार्म को ऐसे मत समझें कि बैट फार्म पे साइन ऐसे ही है। वो जो लव, जिनके जो इश्क में मुब्तला हैं, वो तो समझते हैं ना कि वो ये ऐसी गेम है, क्या कर लेंगे, चंदे दे देंगे, पैसे जिस तरह आपने जाया भी हो जाते हैं, और फिर भी 2 साल हमने कौन सा जाना है। नहीं, जब आप साइन करते हैं ना, ये आप उनकी कैलकुलेशन में आ जाते हैं। और ये यही जो नंबर्स हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो नंबर फास्ट ग्रोइंग में जाते हैं, ये हम्म। वो नंबर हैं जो कभी आते नहीं है। ये मस्जिदों में नहीं आते, कभी आप देखेंगे नहीं इनको, कभी शक्लें नजर नहीं आएंगी, बड़ी से बड़ी हम्म। मस्जिदें वीरान होंगी, लेकिन फास्ट ग्रोइंग में है भाई। कैसे? हम्म। जो अपने तौर खुदा हैं, और जब तक जहालत जिंदा है, अकीदत जिंदा है, इनको कोई खतरा नहीं है, कोई हम्म। खतरा नहीं है इनको। क्योंकि ये गेम है अकीदत की, जहालत की, जितनी कंट्रोल की। इनका कंट्रोल करने का आप तरीका देखें तो हम्म। आपको इंतहाई खौफनाक है। इनके अंदर भी इंतहाई सफाकियत के अलावा आपको स्कैंडल भी नजर आते हैं। एक वक्त था कि स्कैंडल बाहर नहीं आते थे और इनको बड़ा फख्र होता था, हम तो बड़े भी मुत्तकी हैं, देखो हमारी बात नहीं सबके आती, हम लोग आम पब्लिक जो है न्यूज में आ जाती हैं चीजें, हम में नहीं। भैया आपके पास कोई मीडिया ही नहीं, आजादी नहीं है, आपके पास कोई हम्म। बात नहीं करता, रब्बा के अंदर कोई पर नहीं मार सकता सहाफी। उस जमाने में हम्म। कोई बातें बाहर नहीं जाती हैं, आपके स्कैंडल सारे जमात छुपा देती है, अंडर द कारपेट कर देती है, तो कैसे बाहर आएंगी?
तो हम्म। अब जब से ये बातें बाहर आने लगी हैं, निदा की आपको ऑडियो सामने थी ना, इससे बड़ा सबूत क्या हम्म। है कि इनकी मिर्जा खानदान की लड़की जो है, एक खलीफा की नवासी, एक खलीफा की पोती, वो हम्म। अपने मुंह से इजहार कर रही है कि भाई ये तो अंदर कसरे खिलाफत, जो हम्म। मिर्जा कसरे खिलाफत क्या है, रब्वा में कसरे खिलाफत कहते हैं, जो वो पूरा एरिया है सदर का जिसके अंदर तमाम मिर्जा साहब के घराने हैं, मिर्जा खानदान के, वो एक ही जगह में घराने हैं, उनके हम्म। गिर्द उन्होंने बाड़ लगाई हुई है। जैसे आपने कोविड के दिनों में देखा था ना, रेड लाइट एरिया, जैसा पूरा एरिया होता है ना रेड लाइट एरिया, या कोविड के दिनों में लॉकडाउन कर दिया जाता है, इस तरह इन्होंने अपना पूरा एरिया जो कसरे वो एक खिलाफत का, उसके गिर्द पूरी लगा के बाउंड्री उसको डिफाइन किया हुआ है कि ये हम्म। कसरे खिलाफत है, खिलाफत का एरिया है, जहाँ मिर्जा खानदान के घराने हैं, उनकी कोठियां हम्म। हैं। अब वो एरिया जो है बकौल निदा के रेड जोन एरिया है। मेरे खानदान में बकायदा कत्ल हुआ, और वो एक लंबी, उनको जिनको शहीद कहते हैं, जिनको मतलब उनके शहादत का रुतबा करार दिया, वो अलग बात है कि उनकी पर्सनल वो मामला था जो बाद में पता लगा पुलिस रिपोर्ट में। लेकिन जब बॉडी आती है रब्बा, इनका ये ट्रेडिशन है कि जो भी शहीद जिसको आप शहादत करा देते हैं वो रब्बा लाई जाती है, पूरे प्रोटोकॉल से ला के जनाजा पहले बाहर दफन किया, बहिश्ती मकबरा इनको कहते हैं, जिनके अंदर आपने उन लोगों की बॉडीज लेके जानी है जिनको आप बहिश्ती कहते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद के मुताबिक बहिश्ती कौन है? जिनका माल आपके कब्जे में है भाई, सिंपल बात है, ठीक है, जो माल आपको दे गए हैं वो बहिश्ती हैं। अब जिन्होंने माल नहीं दिया वो बाहर है, आउट ऑफ द हम्म। बाउंड्री है। अब उनको, क्योंकि उनकी जान तो गई थी लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अभी इनके पास नहीं आई थी, ठीक है, हम्म। वो प्रॉपर्टी का हिसाब करने तक उनकी बॉडी बाहर रखी, बाहर रखे, प्रॉपर्टी पूरी हुई, हिसाब पूरा हुआ, जितना बनता था इनकी पॉकेट में आया, फिर उनकी बॉडी वहां से उठा के अंदर लेके गए। और इस तरह की कई मिसालें हैं, कई दफा तो कितनों को कई कई दिन होल्ड पे रखा है बॉडीज को, पहले उनका माल हमें मिले, लाश पड़ी रहे बाहर। 3 महीने का आपके पास नोटिस है कि अगर आप 3 महीने तक चंदा नहीं देते आप जमात से बाहर हैं। और चंदा देना आपकी बुनियादी जुज़्व है। आप देख लें थे वो उनके जो बड़े मशहूर एक वो हैं मुरब्बी, उनका काहिलू साहिब है, उनका आपको मिल जाएगा, मैंने लगाया हुआ है अपनी वॉल पे भी। वो उन्होंने कहा एक अहमदीस जब फोत होता है तो अल्लाह मियाँ उनसे क्या सवाल करता है, तबलीग की थी, चंदा दिया था, तुम जाओ जन्नत में। आपकी इनकम पे जो आप देंगे, और वो भी इनकम वो जो जो आपने टैक्स बाद में देना है, पहले इनको देना है। आखिर में क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ, ना किसी पे मैं जो हूँ बेजा तनकीद करती हूँ। मैं वही बात करती हूँ जो मैं जिससे गुजरी हूँ, जिसको मैंने फेस किया है, जिन चीज़ों ने मुझे आंखें खोलने पर मजबूर किया है। हम्म। और वो चीज़ें अगर किसी को तकलीफ देती हैं तो भाई उनकी आंखें बंद है, वो खोलना नहीं चाह रही, सिर्फ इतना फर्क है। लेकिन इसको दुश्मनी कहना, इसको मुखालफत कहना या समझना, या एक इस नजरिए से लेना, ये हमारी हमाकत होती है। ठीक। क्योंकि मुझे दुश्मनी से कुछ नहीं मिलना,